Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastav from ISS Udamdi. In the previous video, I already discussed about new economic policy and element of new economic policy. I already discussed the liberalization, and under the liberalization, I have discussed already about the industrial sector reform. So I am now discussing the second topics of liberalization of the financial sector reform. Financial sector include banking, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब यहाँ समझिएगा फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. बैंकिंग मतलब जो गवर्नमेंट के अंतर्गत है और जो नॉन बैंकिंग है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं होती है. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जिसको आप शेयर मार्केट कह सकते हैं, सो स्टॉक मार्केट हम लोग कह सकते हैं. और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो से बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो करेंसी आता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंतर्गत आता है. इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय आरबीआई. हमारे जो देश में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उससे आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. और आरबीआई जो है एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का आरबीआई. तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है. तो ये आरबीआई जो है हमारे देश में जितने भी बैंक है उसको कंट्रोल करता है और मतलब कि फॉलो रेगुलेट करता है, ठीक है. इन इंडिया हो गया यहाँ पे. द लिबरेशन का मतलब होता है सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर. पहले क्या करता था आरबीआई? पहले आरबीआई कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करते थे, मतलब रेगुलेटर का जैसे काम करता था. रेगुलेट करना मतलब अपने हिसाब से चलाना. पर अब क्या कर रहा है? अब फैसिलिटेटर बन गया है ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर का. मतलब फाइनेंशियल सेक्टर मतलब वो सभी सेक्टर जो बैंक से रिलेटेड है उसे फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं. मतलब आरबीआई यहाँ पे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कैसे बन गया है वो मैं आपको डिटेल से बताने चाह रहा हूँ. एज ए रेगुलेटर के रूप में आरबीआई पीरियड टू द लिबरेशन से पहले वुड इटसेल्फ फिक्स द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक. मतलब कि आरबीआई जो है लिबरेशन से पहले, जो 1991 से पहले क्या करता था, आरबीआई अपने से इंटरेस्ट रेट सेट करता था कमर्शियल बैंक के लिए. मान लीजिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से अगर लोन लेता है या पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास लोन लेता है. आपको मैं पहले ये डिफाइन कर दूं कि रिलेशन बता दूं कि एक कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जैसे कि एसबीआई हो गया, आपका पीएनबी हो गया, ये सभी कमर्शियल बैंक है. कमर्शियल बैंक उस बैंक को बोलते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है. इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं, ठीक है. तो कमर्शियल बैंक के पास कौन जाता है? पब्लिक जाता है, आम इंसान जाता है. पर कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा? वो आरबीआई पास जाता है. जैसे जिस प्रकार पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जाता है उस तरह से कमर्शियल बैंक आरबीआई पास जाता है. तो आरबीआई क्या करता है? लोन जब देता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो खुद तय करता था. या जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को भी ये रेगुलेट करता था कि कमर्शियल बैंक भी अगर पब्लिक को लोन देता है तो किस रेट में देगा या क्या इंटरेस्ट रेट होगा, वो आरबीआई पहले फिक्स करता था. बट एज ए फैसिलिटेटर आफ्टर लिबरेशन, पर फैसिलिटेटर के रूप में लिबरेशन के बाद जो आरबीआई वुड ओनली द फैसिलिटेट द फ्री प्ले of the market forces and the leave to the its commercial bank to decide the interest rate. पर बाद में जब लिबरेशन आया तो यहाँ पे आरबीआई जो है कंट्रोल करना छोड़ दिया. वो इंटरेस्ट रेट नहीं तय करने लगा, वो ब्याज क्या लेगा नहीं लेगा वो कमर्शियल बैंक पे छोड़ दिया. बोला जैसा डिमांड सप्लाई होगा ना वैसा कर लेना. लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे लोन का तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना, लोग कम डिमांड करेंगे लोन का तो इंटरेस्ट रेट घटा देना, अपने हिसाब से कर लो, हमको छोड़ दो. तो आरबीआई यहाँ से हट गया लिबरेशन के बाद, मतलब 1991 के बाद इस तरह का परफॉर्म में. नाउ द कंपटीशन रूल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है. द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज लीड टू द इमरजेंस ऑफ द प्राइवेट बैंकर. जैसे फ्री कर दिया आरबीआई कमर्शियल बैंक को तो बहुत सारा प्राइवेट बैंकर आ गए, मतलब कोई बहुत सारा लोग आ गए अपना अपना बैंक खोलने लगे जो बहुत सारा पैसे वाले थे, तो अपना बैंक स्टार्ट कर दिया. बोथ द डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल, दोनों तरह का, देश का भी लोग बैंक को खोलने लगा और बाहर का भी बहुत सारा प्राइवेट कंपनियां जो है वो बैंक यहाँ पे स्टेब्लिश करने लगा. इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए. अब यहाँ पे लिबरेशन हैज़ आल्सो फॉलो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर. लिबरेशन जो है इसको फॉलो करता है. अब ये क्या होता है देखते हैं. टू इन्वेस्ट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, मतलब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब यहाँ पे जो बैंकों में पैसा देने के लिए बहुत सारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसको या इन्वेस्टर है उसको इनकरेज किया कि आप आके हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए पैसा. जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं मर्चेंट बैंकर
म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये सब क्या है, वो हमारे देश में इन्वेस्टर है और हमारे देश में इन्वेस्ट करता है पैसा को, जिससे हमारा जो देश का पैसा है वो बढ़ता है। अब यहाँ पॉइंटर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये आपका जो है इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, जिनका जो ये मेन इंसान थे जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे 1991 में, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि ये हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका फिजिकल रिफॉर्म में। फिजिकल रिफॉर्म क्या आता है? फिजिकल रिफॉर्म रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो खर्च है और जो इनकम है, रेवेन्यू, उससे रिलेटेड जो काम है, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई खर्चा हो या इनकम हो, वो फिजिकल रिफॉर्म कहलाता है। कि गवर्नमेंट अपना रिफॉर्म मतलब यहाँ सुधार, कैसे अपना खर्चा को कम करेगा, कैसे अपना इनकम को बढ़ाएगा, तो ये सुधार है गवर्नमेंट का। तो ये दो ही तरीका से किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले टैक्स लिखा हुआ है। टैक्स इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल रिफॉर्म। मतलब आपको किसी गवर्नमेंट को कोई भी फिजिकल रिफॉर्म करना है तो उसको टैक्स में सुधार करना पड़ता है, उसमें रिफॉर्म करना पड़ता है। ब्रॉडली टैक्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच द बर्डन ऑफ द विच कैन नॉट बी शिफ्ट ऑन टू अदर। मतलब कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट आपसे लेता है तो उसका बर्डन सिर्फ आप पे पड़ेगा, वो आप किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स, आपका इनकम पे टैक्स, वेल्थ टैक्स मतलब आपका संपत्ति पे टैक्स। वन हु प्ले सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात बोला गया है कि यहाँ पे उसे पे करना पड़ेगा टैक्स जिस पे बर्डन पड़ा है, वो किसी भी टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको मैं डायरेक्ट टैक्स को तो समझा दिया हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स से आपको समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हैं या क्या लॉजिक है। इनडायरेक्ट टैक्स में देखते हैं, लिवाइट ऑन द गुड एंड सर्विस। जितना भी गुड एंड सर्विस होता है उस पर टैक्स इंक्लूड रहता है। आपने देखा होगा कोई भी बुक हो, कोई भी सामान हो, उसमें आपका जो टैक्स है इंक्लूडेड होता है। दीज आर दोज टैक्सेस विच बर्डन विच कैन बी शिफ्ट ऑन टू द अदर। मतलब यहाँ पे बर्डन जो है टैक्स का वो शिफ्ट कर सकते हैं आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जीएसटी, आपका गुड एंड सर्विस या कस्टम ड्यूटी। वन हु प्ले सच टैक्स, एग्जांपल में शॉपकीपर पेइंग जीएसटी गुड एंड सर्विस टू द गवर्नमेंट। मान लीजिए एक शॉपकीपर किसी गुड्स सर्विस पे जीएसटी देता है गवर्नमेंट को, तो वो जो भी जीएसटी दिया, जो भी टैक्स दिया, वो डेफिनेटली कैन बी शिफ्ट द बर्डन ऑफ द दिस टैक्स ऑन टू द फाइनल बायर ऑफ द गुड्स। वो गुड्स पे ही लगा देगा और जो उस गुड्स को कर देगा वो टैक्स उससे वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो टैक्स का बर्डन जो है वो बायर पे लगा देता है बाय एडिंग द टैक्स अमाउंट टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स। मान लीजिए कुछ 100 रुपये का सामान है और उस पर 10 रुपये टैक्स रख दिया गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये 110 का हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो दुकानदार है वो उसको 120 रुपये में बेच देगा, तो 10 रुपये उसको प्रॉफिट आ गया, टैक्स भी आ गया। अब उस टैक्स को जो 10 रुपये आया वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, पीरियड टू द लिबरेशन द टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज़ बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवेसिव। पहले क्या था, पहले हमारे देश में जीएसटी नहीं था। आज जीएसटी में क्या होता है, बहुत सारा टैक्स इंक्लूड रहता है। ये बहुत ही अच्छा टैक्स है और बहुत सारा देश में जीएसटी को लागू किया गया है, इसीलिए हमारा देश भी इसे फॉलो करता है। अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो पहले जो टैक्स था लिबरेशन से पहले 1991 से पहले, वो बहुत ही ज़्यादा था। अलग अलग टैक्स देना पड़ता था गुड्स एंड सर्विस पे, तो लोग बहुत परेशान होते थे, बहुत ही बर्डन था। फेयरिंग अ हैवी बर्डन ऑफ द टैक्सेशन, टैक्स का बहुत बर्डन पड़ता था लोगों पे। पीपल वुड ऑप्टेन इवेल टैक्सेस, पीपल क्या करता, टैक्स देता ही नहीं था या चोरी कर लेता था टैक्स को, मतलब डरता था टैक्स इतना बर्डन होने के कारण। नाउ द टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन सिंप्लीफाई एंड द मॉडरेट। अब क्या हुआ, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया, मॉडरेट किया गया, बहुत अच्छा किया गया। जैसे जीएसटी है, दिस रेज द टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड द टैक्स देयर फॉर द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाया, जीएसटी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने लगा। तो ये एक तरह का फिजिकल रिफॉर्म था, टैक्स के थ्रू फिजिकल रिफॉर्म किया गया जिससे गवर्नमेंट का इनकम बढ़ गया। अब हम लोग आते हैं, अगला जो टॉपिक है हम लोग का एक्सटर्नल रिफॉर्म, सेक्टर रिफॉर्म है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र। तो दो ही क्षेत्र होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड, इसमें दो ही चीज़ इंक्लूड करता है, एक फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, एक होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। सबसे पहले हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज दिस। सो वेयर इनिशिएटेड इन द 1981, इसको आपको 1981 में लाया गया विद द डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। अब द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ अपने भाषा में। जैसे मान लीजिए $1 का दाम लिबरेशन से पहले 60 रुपया हुआ करता था। लिबरेशन से पहले क्या होता है, 60 रुपया होता था। पर लिबरेशन के बाद क्या किया, हमारे देश का जो $1 को खरीदने के लिए अब हमें 65 देना पड़ेगा, 70 देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा।
मतलब हमारा देश का करेंसी क्या होगा, बाहर ज़्यादा जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ $1 मिलेगा। पहले $1 हम 60 रुपये में कर देते हैं, आज हम उसी डॉलर को 70 रुपये में करते हैं, तो 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा करेंसी एक्चुअली में घट रहा है। मतलब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे वर्ड की यूज किया गया है, डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपीज़। मतलब यहाँ पे ये ऐसा किया गया, क्यों किया गया, इससे देखिए फ़ायदा किसको, बाहरी क्षेत्र को है, क्योंकि एक $1 खरीदने के लिए हम 60 रुपये देते हैं और बाद में हमको $1 खरीदने के लिए 70 रुपये देना पड़ा। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बाहर का जो देश है, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारा देश सस्ता है और मेरे लिए उसका देश महंगा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेन जो इसका जो कारण है, इसको इस पॉलिसी को लाने का, एक्सपोर्ट बढ़ाने का है। और एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो बाहर का पैसा देश में ज़्यादा आएगा, बाहर को पैसा को ही हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म बोलते हैं। मतलब एक तरह का सुधार किया गया, ताकि जब तक हम लोग अपना मनी घटाते नहीं, लोग हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस नहीं कर देंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो डिवैल्यूएशन जरूरी है। तो डिवैल्यूएशन करने से, डिवैल्यूएशन इम्प्लाई अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज़, आपका रुपीज़ को वैल्यू घटा देगा इन कंपेरिजन तो $, या पाउंड मान लीजिए, इम्प्लाइंग $, और ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर द मोर रुपीज़ देन बिफोर। मतलब क्या हुआ, पहले से मैंने बताया था, पहले $1 को 60 रुपये में खरीदते थे, फिर $1 को 70 रुपये में खरीदने लगे। और इम्प्लाइंग दैट $, और ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। अब आपको बताया नहीं, आपका इंडियन जो करेंसी है वो सस्ता हो गया है अब बाहर के देशों के लिए, तो वो लोग ज़्यादा गुड्स आपके देश से खरीद सकता है और आप कम खरीद सकते हैं। पर फायदा क्या है कि आपका देश में पैसा ज़्यादा आएगा, फॉरेन करेंसी, बस यही फायदा है इसमें। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। मैंने कहा है कि सप्लाई फॉरेन करेंसी मतलब बाहरी क्षेत्र का जितना भी पैसा है, चाहे पाउंड हो, डॉलर हो, यूरो हो, वो उसी सबको हम लोग फॉरेन करेंसी बोलते हैं। बाय द वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक गुड एंड सर्विस। मतलब यहाँ देखिए एक्सपोर्ट बढ़ गया है, डोमेस्टिक गुड्स मतलब आपका देश का गुड्स या सर्विसेज। प्रेजेंटली द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। अब भी जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मतलब $1 का दाम कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है या जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है, ठीक है, उसको डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा तय किया जा रहा है। अगर आप डिमांड $1 का ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली दाम बढ़ जाएगा, कम करते हो तो घट जाएगा। फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, अब इसे भी हम लोग समझते हैं, अंडर वेंट सब्सटेंशियल चेंजेस इन द वेक ऑफ लिबरेशन। मतलब इस फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी था, जो हमारा जो व्यापार था, दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का जो पॉलिसी था, वो लिबरेशन में चेंज किया गया। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन कंसिडरेटली मॉडरेट। जो टैरिफ लगाया गया, टैरिफ मतलब एक तरह का बर्डन लगाना रहता है कि अगर आप बाहर से गुड्स मंगाओगे तो टैक्स लगेगा, तो उसको मॉडरेट किया गया, मतलब उसको ठीक किया गया। रेदर विड्रॉन फ्रॉम मेनी आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब बहुत सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जो है टैरिफ को हटाया गया है, ताकि हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अच्छी तरह से कर सकें। Instead of the policy of the protection to the domestic industry, now there is a policy for the survival of the fittest। मतलब अब हमें ऐसा तरह का पॉलिसी लाए जो हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत फिट है, और इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लिबरेशन था उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना सारा पॉइंट हम लोग डील किए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स अंडर लिबरेशन। देयर इज अ first topic is about industrial sector reform. The question arise also in the exam, explain the industrial sector reform, explain the financial sector reform, explain the physical reform, explain the external sector reform. These are some question will be asked in the board. So highlighted topics which I write in the books, write them in your copy, maintain your copy, and thank you.